हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं ये वीडियो करने वाला हूँ स्पेशली मेरी बाइक की जो थर्ड सर्विस हुई है उससे रिलेटेड आपको सर्विस एक्सपीरियंस बताऊंगा। क्या कुछ कमी थी वो पूरी हुई है, और मेरा इसी के साथ आपको ओनरशिप रिव्यू भी मिल जाएगा, जो कि है मेरा 8 से 9 महीने से चलाने का ओनरशिप रिव्यू। अराउंड 9,500 किलोमीटर चल चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। मेरा ओनरशिप रिव्यू भी आपको साथ ही मिल जाएगा और मेरी सर्विस से रिलेटेड भी आपको साथ ही साथ डिटेल मिल जाएंगी। सीक्वेंस वाइज रखेंगे, सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन बताऊंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो सके। और मेरा ऐसा कई वीडियो में होता है जो मैं कन्फ्यूज़ कर देता हूँ कुछ चीज़ें इधर का उधर बोल के, बट इस वीडियो में आपको सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें बताऊँगा। जैसे कि सबसे पहले मैं बताऊँगा कि मेरी सर्विस जो है वो थर्ड सर्विस थी, और थर्ड सर्विस में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम थर्ड सर्विस तक फेस करनी पड़ी, और शोरूम्स पे जाके वो क्या क्या सॉल्व हुई, और मेरी क्या क्या कॉस्टिंग पड़ी। देन उसके बाद आपको मेरा एक्सपीरियंस में बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। देन उसके बाद आपको माइनस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट बताऊंगा MT-15 के। सबसे पहले मैं बताऊं कि मेरा सर्विस एक्सपीरियंस क्या रहा। अभी तक जो मेरी बाइक की सर्विस थी वो 2 सर्विस हुई थी जो मैंने करवाई थी नोएडा JMD मोटर से। बट इस बार मैंने सर्विस जो करवाई है गाज़ियाबाद सम्राट मोटर से करवाई है, जो कि मेरी थर्ड सर्विस रही है। सर्विस कॉस्ट मेरी अराउंड 1800 रुपये आई थी, जो कि अलग अलग चीज़ों के अलग अलग रेट के हिसाब से बनी शोरूम्स की। बाकी मैंने बाहर से एक पार्ट परचेज़ किया जो कि मैंने लगवाया, उसकी 350 के बाद सर्विस कॉस्ट रही, वो भी मैं आगे डिटेल्स बताऊंगा। तो इस तरीके से मेरी 3 सर्विस जो हैं वो गाड़ी की रहीं। और अभी मैं बताता हूँ सबसे पहले मेरी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम ये आई। सबसे पहले कि मेरी गाड़ी जो है ना मिस बहुत मार रही थी, मतलब कि मिसिंग काफ़ी ज़्यादा मार रही थी, जिससे इसका फ्यूल इंजेक्टर क्लीन हुआ, जो कि टंकी खुलने के बाद आपको दिख रहा होगा। इस पार्ट को ओपन किया इन लोगों ने, देन उसके बाद उसे ईजिली क्लीन किया। क्लीन करने के बाद उसे प्रॉब्लम रिजॉल्व की, जिसकी कॉस्टिंग अराउंड 310 रुपये मुझे आई। और देन उसके बाद एक और प्रॉब्लम आई थी, जो कि है जो क्लच वायर है ना, क्लच वायर की स्प्रिंग टूट गई थी। और ऐसा मेरे साथ शायद इसलिए हुआ कि हाँ, ऐसा मेरा राइडिंग है कि मैं जिस तरीके से बाइक चलाता हूँ तो मैं क्लच बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। शायद इसलिए हुआ था जो क्लच की स्प्रिंग टूट गई थी। आई थॉट कि मेरे पास स्प्रिंग होगी भी, मैं दिखा देता हूँ। ये वाली स्प्रिंग है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये स्प्रिंग ये इस जगह की है। इस जगह आपको दिख रही होगी, ये वाला पार्ट, ये स्प्रिंग यहाँ लगी हुई थी, ये टूट गई। और इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं आई, कॉस्टिंग इसकी 7 रुपये है बस। तो अच्छा है, ये डल गया। देन उसके बाद इसमें चेंज हुए रेयर के डिस्क पैड। हालांकि शोरूम पे मुझे बताए थे 950 रुपये के, बट मैंने बाहर से डलवाए, मुझे 350 के पड़े। देन मैंने शोरूम पे बंदे को दे दिया, उसने मेरे इजीली फिट कर दिए, और काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। ये वाले भी आप चाहें तो बाहर से भी करवा सकते हैं, चाहें तो शोरूम पे भी करवा सकते हैं, वो अपनी अपनी चॉइस होती है। थर्ड प्रॉब्लम जो आई थी वो ये आई थी। और फिर उसके बाद मेरे आगे के भी जो थे, आगे के डिस्क पैड वो भी चेंज हुए। और आगे के डिस्क पैड मैंने शोरूम्स पे ही लिए, शोरूम पे मुझे पड़े अराउंड 225 के। बाकी थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर देते हैं शोरूम वाले, आप अगर ऑन करते हैं तो पूछ सकते हैं उनसे। देन उसके बाद मेरे को फोर्थ प्रॉब्लम जो थी, वो प्रॉब्लम क्या कह सकते हैं, नॉर्मली कह सकते हैं, आपको हर सर्विस पे ऑयल चेंज तो करवाना ही पड़ता है, जो मुझे इसमें करवाना पड़ा। 530 या 535 के समथिंग मेरे को इसका ऑयल पड़ा, मतलब कि इसके अंदर ऑयल पड़ गया है। मैं आपको फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, आपको फ़ोटो शो हो रहा होगा, वो वाला ऑयल इसमें पड़ा। देन उसके बाद मुझे इसमें और किसी तरीके का और कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ी। बाकी चेन क्लीन हुई थी, इसकी चेन क्लीन ईजिली हो गई थी। सर्विस की टोटल कॉस्टिंग मेरे को आई अराउंड 1800 प्लस 350, आपको मेरे को 2150 रुपये कॉस्टिंग पड़ी, जिसमें मेरे 4 से 5 चीज़ें हुई, जिसमें मेरे 2-3 पार्ट डले भी और 2-3 चीज़ें नॉर्मल भी हुई। जैसे कि ऑयल डला इसके अंदर, फ्रंट और रेयर था। ऑयल फ़िल्टर वो भी इसमें डला था, शायद वो मैंने मिस कर दिया, बट ऑयल फ़िल्टर हर सर्विस पे मैं चेंज करवाता हूँ, जो कि काफ़ी बढ़िया हो जाता है। बाकी फिर देन उसके बाद अभी मैंने यूज़ की, मेरे को मिसिंग जैसी कोई आवाज़ कर रही थी, चेन ढीली थी पहले से, अब वो चेन भी आवाज़ नहीं कर रही है। और ब्रेक्स वगैरह की प्रॉब्लम थी कि हाँ डिस्क पैड घिस गए थे, अब ब्रेक भी नहीं हो रही है। बाकी मिसिंग भी बिल्कुल नहीं मार रही है, और चलने में काफ़ी अच्छी है। कंफर्ट और पिकअप बहुत ही अच्छा आ रहा है। इसमें लगभग 8 महीने हो गए थे, 8 महीने से मैंने अभी तक इसमें जो कूलेंट होता है ना वो नहीं डलवाया था। अब मैंने इसमें कूलेंट भी डलवाया, अराउंड 200 ml कूलेंट डला। 8 महीने तक कूलेंट चल गया, तो वो बहुत अच्छा है, काफ़ी समय चल गया था। बाकी की ये तो हो गई मेरी ऑल सर्विस रिलेटेड, कि मेरा एक्सपीरियंस जो था वो काफ़ी अच्छा था। हालांकि सर्विस होने के बाद जो गाड़ी वॉश होती है
वो मुझे इसमें ऐसा लगता है कि इसमें ना बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो वॉशेबल भी नहीं होती हैं। मतलब पानी भी मारो सही से तो पानी या फिर पानी तो चला जाता है पर साबुन का कपड़ा नहीं जाता है, तो इस चक्कर में ना ये गाड़ी बहुत ही जगह से गंदी रह जाती है। ऐसा मैं वॉशिंग की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर्सनली इस गाड़ी में ही मुझे प्रॉब्लम लगती है कि इसकी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो वॉशेबल नहीं होती हैं। तो अंदर गंदे हैं ये चीज़ें, ये पूरी गंदी रहती हैं और ये पार्ट भी सही से गंदा रहता है। तो ये जो है ना, ये सर्विस तक की चीज़ें हैं कि सर्विस तक मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आती है। अभी मैं बात करूं मेरे ओनरशिप रिव्यू के बारे में, तो लगभग 9,500 मैंने चला ली। मेरे को 8 से 9 महीने हो गए इस गाड़ी को चलाते हुए, 9,500 किलोमीटर चलाई। जिसमें मेरा सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ओपिनियन रहेगा कि अगर आप सिंगल हैं या फिर कह लें अगर आप अकेले चलना पसंद करते हैं किसी भी गाड़ी पे, आपको अपने लिए पर्सनली लेनी है, फैमिली पर्पस से नहीं लेनी है या फिर किसी को बिठाने के पर्पस से नहीं लेनी है, अपने लिए अपने पर्सनल पर्पस से लेनी है, तो आप इस बाइक को ले सकते हैं। आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी है। आप अगर सिंगल ऑफिस वर्क करते हैं जिसमें आप एक बैग को कैरी करते हैं, देन ईजिली आपको राइड वगैरह करने का शौक है और ऑफिस वगैरह का शौक है, डेली यूज़ के लिए या फिर सिटी राइड के लिए आप चलाना चाहते हैं, तो ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे बड़ा एवरेज अराउंड आपको 35 से 40 का निकल आता है। मैक्स टू मैक्स 40 आता है, जो 45-50 कहते हैं, मुझे नहीं लगता 45-50 आता होगा। मैक्स टू मैक्स आपको 40 एवरेज आ जाएगा, मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा का नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये बाइक काफ़ी नोटिसेबल है, मतलब कि अगर आप रोड पे चलते हो तो रोड प्रेजेंस आपकी इस बाइक की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बात कहना चाहूँगा, ब्लैक कलर में रोड प्रेजेंस इसकी इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, बराबर से ब्लैक गाड़ी निकल के चली जाती है। ब्लैक बाइक किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को ध्यान से दिखता नहीं है। शायद इसलिए हो क्योंकि जो ब्लैक कलर है ना, वो डेली फॉर्मल कलर है जो आपको हर बाइक में ईजिली देखने के लिए मिल जाता है। बट अगर इसी बाइक का आप ऑन करेंगे दूसरा कोई सा और कलर, जैसे कि वाइट वाला हो गया या फिर मॉन्स्टर एडिशन हो गया, सबसे ज़्यादा इसकी जो रोड प्रेजेंस है ना, वो मॉन्स्टर एडिशन वाले कलर की है। जो ग्रीन वाला आता है वो रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है, लोग बाग मुड़ मुड़ के ज़रूर देखते हैं इस बाइक को। बाकी का सीट का जो पॉस्चर है ना, वो प्रॉपर अपराइट है और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। विद हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट फील होता है। और मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है अभी तक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है। और अभी मैं बात करूँ प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं नेगेटिव पॉइंट की, जो कि मेरे लिए नहीं, अगर इस बाइक को मेरे घर से मेरे भैया या फिर और कोई पर्सन चलाना चाहे तो उनके लिए ये नेगेटिव पॉइंट बन जाता है, क्योंकि इस बाइक के अंदर ना एक ऐसा स्विच है जो और बाइकों से बहुत अलग है, जो कि इसका ये जो है ना, ये इसका हॉर्न स्विच और इंडिकेटर, ये प्लेसिंग है ना, ये एक दूसरे को रिप्लेस करती है। मतलब कि और नॉर्मल बाइक्स में ना ये वाला स्विच नीचे होता है और ये वाला स्विच ऊपर होता है। अगर आप स्प्लेंडर, पैशन या फिर सुपर स्प्लेंडर या फिर होंडा की शाइन या फिर कोई सी भी बाइक ऑन करते हो ना, तो आपको ये वाला स्विच ना नीचे मिलेगा। हालांकि स्कूटी में भी आपको ये स्विच नीचे मिलेगा। तो अगर कोई नया बंदा कह लूँ, मैं ही क्यों ना कह लूँ, अगर मैं इस बाइक को अगर दिन में ना किसी और बाइक को मैं चला लूँ एक बार ही, तो भी मैं 1 से 2 बार इस स्विच में कंफ्यूज हो जाऊँगा, जो कि मैंने कई बार सुना है, कई लोगों से सुना है। और मेरे हिसाब से ये हर एमटी यूज़र की कहानी होगी जिसे ये वाला स्विच ऐसे करता होगा। बाकी हालांकि एमटी जो चलाता है पर्सनली, पर डे जिसका ये बाइक चलाना होगा उसे प्रॉब्लम नहीं आएगी कुछ समय बाद, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे ये प्रॉब्लम आई थी, बट अब प्रॉब्लम नहीं आती है। देन उसके बाद एक छोटा सा लगा, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मेरी गाड़ी के साथ ही हो रहा है किसी और के साथ, कि इसका जो TCS कंट्रोल सिस्टम है ना, वो मुझे बार बार ऑन करना पड़ता है। ऐसा जो जब मैंने स्टार्टिंग में ली थी तब तो नॉर्मली ऑन था पर फुल टाइम, बट एक बार मैंने जब इसे ऑफ़ कर दिया तो मुझे अब ये बार बार ऑन करना पड़ता है। ये 1 टाइम में ऑन नहीं रहता है, जैसे कि देखोगे ना अभी ये दिखा रहा है, बट ये बंद हो गया, तो ये 1 टाइम में ऑन नहीं दिखाएगा। तो ये तो हैं छोटी मोटी 2 प्रॉब्लम। बाकी तीसरी प्रॉब्लम जो निकल के आती है ना, बड़ी वाली, वो है इस पार्ट को लेके। ये जो एरिया है ना, ये बहुत गंदा होता है। मतलब कि अगर आप कीचड़ में चलाओगे, बारिश में चलाओगे, अगर कभी कभी बीट पड़ी होती है ना रोड पे, उस पर भी चढ़ जाएगी गोबर वगैरह पे, तो गोबर सीधा इधर आ जाएगा और इधर आके पूरा छप जाएगा। मतलब कि ये एरिया ना हमेशा परमानेंट गंदा ही रहेगा। और उसके गंदे होने का रीज़न ये है, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये खुला हुआ है पूरा पार्ट। और इसका ना ऑल्टरनेटिव या फिर कह लो इसका तोड़ लोगों ने ये निकाला है कि इस पार्ट से लेके यहाँ तक ना एक कवर आता है, वो कवर करवा लेते हैं, तब ये थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत नहीं देता है। थोड़ा सा आपको गंदा फील कम होगा, बट उसमें ना ये दिखने में बहुत ज़्यादा अजीब कह लो या फिर भद्दा कह लो, ऐसा लगता है। और तीसरी प्रॉब्लम जो हो गई वो ये हो गई। बाकी चौथी प्रॉब्लम जो मुझे आई है ना, अभी तक इसके जो रेयर के डिस्क पैड हैं
वो बहुत जल्दी घिसते हैं। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे भाई चलाने का डिफरेंस होता है, अपना अपना चलाने का। ऐसा कुछ नहीं है भाई, इसके डिस्क पैड पीछे वाले ख़त्म जल्दी होते हैं, क्योंकि मैंने सर्विस में खड़े होके 1 नहीं 2 नहीं 3 लोगों से पूछा, जिन एक के पास FZ थी, एक के पास R15 थी, एक के पास सेम यही बाइक थी। तीनों का यही कहना था कि हाँ पीछे के डिस्क पैड बहुत जल्दी ख़त्म होते हैं। ऐसा पता नहीं क्यों होता है, क्योंकि मे भी शायद ये पैर ना हमेशा ऑल टाइम इस पर ही रहता हो और वो घिसते ही रहते हैं, तो ऐसा होता होगा। हाँ फ्रंट के नहीं होते हैं, फ्रंट के मेरे अब 9 महीने बाद मैंने अब चेंज करवाए, तब जाके मुझे प्रॉब्लम आई। बाकी मुझे फ्रंट में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो चौथी प्रॉब्लम है ना, ये डिस्क पैड को लेकर ही है, क्योंकि मैं पीछे के 3 बार चेंज करवा चुका हूँ, आगे वाले अब चेंज कराएं 9 महीने में। तो आप कुछ सोच सकते हो कितनी जल्दी चेंज होते हैं। बाकी पांचवी दिक्कत जो आती है ना, इसकी चेन को लेके आती है। और एक वीडियो में मैंने बोला था छोटे से शॉर्ट में, माफ़ी चाहूँगा उस शॉर्ट के लिए, उसमें मैंने बोला था कवर होना चाहिए, शायद मुझे पता ही नहीं था कि स्पोर्ट बाइक का ये कवर नहीं होता है। तो इसमें प्रॉब्लम ये बताते हैं, जो MT यूज़र्स हैं ना, सबको पता होगा मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। इसकी चेन जो है ना ढीली बहुत जल्दी होती है। अभी मैं आज टाइट करवाऊँगा ना, आज टाइट हुई है मेरी सर्विस में, तो करीब 20 से 25 दिन में ये दोबारा ढीली हो जाएगी। चेन बहुत जल्दी ढीली होती है, बहुत जल्दी, और ये आवाज़ भी बहुत ज़्यादा करती है। और चेन के साथ ना ये पार्ट भी आवाज़ करता है, ये जो है ना ये इसको, तो ये आवाज़ बहुत करते हैं। ये प्रॉब्लम मेजर आती है। बाकी इसकी सीट को लेके प्रॉब्लम है एक, जो कि है कि ये सीट ना पिलियन राइडर के लिए अनकंफर्टेबल है, पिलियन राइडर के लिए गुड नहीं है। और ये थोड़ी सी लॉन्ग राइडिंग के लिए, हाँ मैंने थोड़ी सी ज़्यादा इस बाइक को चला के देखा तो ये प्रॉब्लम देती है। इसका ये जो कुशन है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, प्रॉब्लम देता है। बाकी स्पोर्टी बाइक है तो टंकी इस टाइप की ही होती है। मैं टंकी को लेके कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगा, बट शॉर्ट राइडर को प्रॉब्लम ये आती है, जो कि मैं हूँ, जब अपन चलते हैं अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो ये प्रॉब्लम करता है। अगर पीछे कोई हैवी आदमी बैठ गया है और उसने अचानक से ब्रेक लगा दिए तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत देगी, ये चीज़ लगेगी, क्योंकि मेरे लग चुकी है। ये हो गए ऑल ओवर सारे नेगेटिव पॉइंट्स। और ये नेगेटिव पॉइंट्स ना मैंने अपने पर्सनली 8 से 9 महीने चलाने के बाद निकाले हैं, और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से, क्योंकि MT बाइक एक ऐसी बाइक है ना कि इसमें ना कभी कोई नेगेटिव पॉइंट निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें गिने चुने ही 3-4 नेगेटिव पॉइंट हैं, जो कि है कोई सीट बोलते हैं, और ये जो नीचे का एरिया गंदा होता है ना, ये सिमिलर नेगेटिव पॉइंट है, ये सबके साथ आता है। सीट का जो छोटी है वो सबके साथ आता है, और डिस्क वाला शायद ये बहुत गाड़ियों में आता है और बहुत कम लोगों ने नोटिस किया होगा। और चेन वाला भी आता होगा, चेन वाला बहुत कम लोगों ने नोटिस किया, मैंने नोटिस किया, मैंने पूछा भी 2-3 MT यूज़र्स से। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है ना, 2-3 प्रॉब्लम जो मैंने पर्सनली यूज़ करने के बाद मुझे प्रॉब्लम आई हैं। और बाकी आप अगर MT यूज़ कर रहे हो, आपका ओपिनियन, आपका कमेंट क्या है, आप कमेंट करके मेरे को बताइए कि आपके साथ ही प्रॉब्लम आती है या फिर सिर्फ मेरे साथ ही आ रही है। अभी बात कर लूँ प्लस पॉइंट की, कि इस बाइक में प्लस पॉइंट क्या है। तो मेरे को सबसे पहला प्लस पॉइंट ये लगा कि इस बाइक की ना रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है, मतलब कि लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं बाइक को, पहला। दूसरा जो सबसे बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट लगा कि इसका एवरेज, आप अगर नॉर्मल आज ना आज के समय में 125 सीसी 100 सीसी कोई सी भी गाड़ी उठा लो, आप 40 से ज़्यादा एवरेज एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर गाड़ी के इंजन अब ऐसे आने लगे हैं कि आपको 40 से 45, ज़्यादा से ज़्यादा 45 का एवरेज मिलता है, उससे ज़्यादा एवरेज नहीं मिलेगा। तो 40 का एवरेज देती है, अपन खुश हैं, काफ़ी बढ़िया एवरेज निकल के आता है, काफ़ी सही। तीसरा सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट कि इस गाड़ी का इंजन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा रिफाइन है। और इसी में वीक पॉइंट ये भी है कि जिस हिसाब से इसकी प्राइसिंग है, जिस हिसाब से रोड प्रेजेंस है, जिस हिसाब से इसका लुक और इसका क्रेज़ है, एवरेज थोड़ा सा कम है, एवरेज थोड़ा सा और ज़्यादा होना चाहिए। ये गाड़ी और ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकती है, अभी तक इसमें ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम। तो ओवरऑल ये तो था मेरा एक पूरा अब तक 8 से 9 महीने चलाने का पूरा एक्सपीरियंस। अराउंड 9-9.5 हज़ार मेरी बाइक चल चुकी है। मैं एक बार आपको शो कर देता हूँ। तो 9,538 किलोमीटर मैं अपनी बाइक को चला चुका हूँ। बाकी काफ़ी बढ़िया अब तक चली है, अब तक कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है। जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं। तो ओवरऑल मेरा जो अब तक का एक्सपीरियंस था काफ़ी बढ़िया है। और अगर आप मेरे से कमेंट में ये पूछना चाहोगे ना कि आपको ये बाइक मैं रेफ़र करूँगा या नहीं करूँगा, तो मैं हाँ बिल्कुल करूँगा, बट मैं एक कंडीशन पे करूँगा। अगर आपका बजट है 2,20,000 या फिर 2,10,000 तक आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं इस बाइक को रेफ़र करूँगा, क्योंकि चलने में काफ़ी बढ़िया है, आपको प्रेजेंस अच्छी देती है, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया देती है और काफ़ी अच्छा कंफर्ट देती है, उस हिसाब से अच्छी है। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 2 लाख से लेके 2,10,000 तक,
तो मैं इस गाड़ी को आपको रेफ़र करूँगा। अगर आप और कम अफोर्ड कर पाएंगे 1.5 लाख या 1,60,000 तक, तो आपको मार्केट में और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप जाके इस सर्विस में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, वो ऐसा रहा है कि फर्स्ट सर्विस में 1200, सेकंड सर्विस में 4000, तीसरी सर्विस में 2200, तो वो ऊपर अप एंड डाउन बढ़ता रहता है। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि फर्स्ट सर्विस में आया था 1200-1300 रुपये, अब नहीं आएगा उतना। अब आप मिनिमम मान के चलिए 2000 रुपये इसकी सर्विस कॉस्ट आएगी ही आएगी। बट और वो भी नॉर्मल रहेगी कि आपने इस गाड़ी में कोई भी बड़ा मेजर प्रॉब्लम नहीं किया। हाँ, अगर बड़ा मेजर प्रॉब्लम या फिर बड़ा फॉल्ट हो गया, ठुक गई गाड़ी या फिर कोई पार्ट डैमेज हो गया, तो भूल ही जाओ, 5 से 6 हज़ार रुपये कॉस्टिंग आएगी ही आएगी। जिसमें कि मेरी एक बार 4,500 कॉस्टिंग आ चुकी थी, बस थोड़ी सी गिरी थी गाड़ी, तो 4,000 कॉस्टिंग आ चुकी थी। मैंने सर्विस का सेकंड सर्विस का वीडियो डाल रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक भी शेयर कर दे रहा हूँ, वो वीडियो भी देखिए। तो वीडियो को यहीं एंड करेंगे। कैसा लगा है आपको मेरा ये वीडियो और मेरा ओनरशिप रिव्यू आपको कैसा लगा, या फिर मैं किसी चीज़ में गलत हूँ या मैं किसी पॉइंट में गलत हूँ, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और आप ऑलरेडी परचेज़ कर रहे हैं या फिर ऑन करते हैं MT-15, तो अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स खुला है और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि ऐसे अपडेटेड वीडियो हम डेली लेके आते रहते हैं। तो गुड बाय।